Hello, students. First of all, I would like to welcome you all in the first video of sports psychology. So, now onwards, I will be giving you lectures through these videos, and all the topics which were left or which were uncovered in the classroom, those lectures will be delivered now onwards by the medium of these videos. So, I will continue with the same topic which we were discussing. But before that, let me tell you one more thing that I will be creating these videos. The link of the same will be uploaded in the Google Classroom. You all have to download these videos and then you have to listen it properly. And wherever you have any doubt, you can discuss with me. There is no issue in that. So today we are continuing with the same topic which we were discussing in the class, that was पर्सनालिटी हम लोग पढ़ रहे थे और हम उसी को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। पर्सनालिटी में हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा था समझा था वो मैं थोड़ा सा अभी रिवाइंड करूँगा, थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे एंड देन न्यू कंसेप्ट्स एंड न्यू टॉपिक्स अंडर दिस यूनिट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। तो सबसे पहले तो हमने बात की थी कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी क्या है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, है ना। और इसी के अंदर हम लोगों ने कुछ एक थ्योरीज पर्सनालिटी की डिस्कस की थी। But before going to start, let me just remind or recollect certain things which were very important as far as this topic is concerned. तो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पर्सनालिटी को पढ़ने से पहले ये डिस्कस किया था कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए पर्सनालिटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हम वहीं से शुरू करते हैं कि पर्सनालिटी क्या है। एक इंडिविजुअल का अस्तित्व है। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे स्लाइड्स में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बट अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझेंगे कि पर्सनालिटी जो है, जो दिखती है, उससे बहुत अलग वो होती है। जो बाहर से हम लोग पर्सनालिटी को देखते हैं, एक इंडिविजुअल को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो दैट इज़ जस्ट अ आउटर लेयर ऑफ अ पर्सनालिटी। द रियल पर्सनालिटी जहाँ से सारे की सारे हमारे एक्शंस, हमारे रिस्पॉन्सेज गवर्न होते हैं, इनिशिएट होते हैं, वो सारे के सारे जो फोर्सेस हैं वो कहीं हमारे अंदर छुपे हुए हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ पर्सनालिटी, वन शुड रीच टू द इनसाइड ऑफ एन इंडिविजुअल, तभी हम उस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। तो एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर के लिए पर्सनालिटी समझना क्यों ज़रूरी है, इसके दो कारण हैं। एक, फिजिकल एजुकेशन टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहता है वो रहता है कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स की फिटनेस को वो इम्प्रूव करे, वन फैक्टर। एंड सेकंड थिंग इज दे हैव डिफरेंट टीम्स, अलग अलग टीम्स उसको बनानी होती हैं जिस भी इंस्टीट्यूशन में वो काम कर रहे हैं, और उन इंस्टीट्यूशन की जो वो टीम्स होती हैं, उन टीम्स को उसने तैयार करना होता है। तो ये दो चैलेंज फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के पास हमेशा रहते हैं। तो उसी के लिए हमको ये पर्सनैलिटी समझना ज़रूरी है। नाउ ईदर इन बोथ द केसेस फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है उसको सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है कि कोई चीज़ बच्चे को जब सिखानी है तो दैट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। उसको ये मोटर स्किल्स के साथ उसको डील करना होता है, और उन मोटर स्किल्स को सिखाना उसके लिए रियली एक चैलेंज रहता है। तो each and every individual has got different aspect, different mechanism of learning। सबका सीखने का तरीका अलग 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 है, और ये जो सीखने का तरीका सबका अलग अलग है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी पर्सनालिटी, हमारी यूनिकनेस। हमारी यूनिकनेस जो है वो हमको दूसरों से अलग कर रही है, और इसी वजह से फिजिकल एजुकेशन टीचर को समझना ज़रूरी है कि किस तरह की वो पर्सनालिटी है, और वो पर्सनालिटी कैसे उस पर्टिकुलर स्किल को सीखेगी। तो इन ऑर्डर टू मेक लर्निंग इफेक्टिव, फिजिकल एजुकेशन टीचर मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही इज डीलिंग विद। सो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हम अब अपना टॉपिक आगे शुरू करते हैं। इसमें मैं कुछ स्लाइड्स आपको शो करूँगा एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस।
So we will continue this lecture with personality, and just now I told you why a physical education student know the concept of personality. What is the significance of studying personality for a physical education student? Just now I told you, and in continuation of that we are going to study now what exactly personality is, meaning and concept of personality, and lot many things about personality. So to begin with, let us see what all topics I am going to cover in this presentation. So I'll be talking about concept, meaning, definition of personality, trait of personality and its classification of characteristics of personality, dimension of personality, factor affecting the development of personality, and athletics, sports performance and personality. So among these topics, there are certain topics which I have already covered in the class, and I will not be going into the details of those topics which have already been covered in the class. So the fresh topics which were not taken up during the classroom teaching will be given more emphasis in this presentation. So I am going to start with the meaning and concept of personality, so that certain concepts regarding personality can be revived. तो सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी. कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी है क्या? सी, we have learned to behave in a manner that is appropriate and acceptable. हम हमेशा उस तरह से बिहेव करने की कोशिश करते हैं जो चीज एक्सेप्टेबल है और अप्रोप्रिएट है उस पर्टिकुलर सिचुएशन. नाउ individuals, they are always covering themselves अंडर सर्टेन ऑब्लिगेशंस ऑफ द सोसाइटी. हमेशा वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं उन ऑब्लिगेशंस के अंदर जो सोसाइटी ने उनके ऊपर डाल दी गई है. और ऐसा करने से क्या प्रॉब्लम होती है? ऐसा करने से जो इंडिविजुअल का रियल सेल्फ है वो कहीं छुप जाता है उन बंदिशों में, उन बाउंडेशंस के अंदर जो सोसाइटी ने उनके ऊपर डाल दी है. तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? नाउ इट हैज बिकम प्रैक्टिस एंड it has turned to be very difficult task to understand the real personality of an individual. ऐसा करने की वजह से अब हो क्या रहा है कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, because we are always roaming around by wearing a mask on us. Similarly, ये जो स्टूडेंट हमारे लेक्चर सुन रहे हैं, once they pass out from this course and they will be dealing with the students. So students, when you interact with the students, don't blindly trust on the words and the way your student behaves, because they are wearing a mask, they are under a mask. So in order to understand their personality, real personality, you have to reach inside of the students. How you will do that? What is the procedure of doing that I am going to discuss in the coming slides. But to begin with, let us understand that whatever we see, that is a very little aspect of personality. The personality is deep inside somewhere, and then there we have to reach in order to understand the personality. One more example I want to quote here. Long back in Greece, the actors used to wear a mask during a play to denote the role of character they are playing. The word personality has derived from there, as these theoretical masks used to be called as persona. So the word personality has come from persona. So let us see one definition which is given by Gordon Allport. He defined personality as a dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment. Now uh, explain. Let us understand this definition. I am going to explain it in detail. ये जो गॉर्डन एल्पोर्ट हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पर्सनालिटी को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह समझाने की कोशिश की है कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है. और डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा बदलती रहती है, चेंज होती रहती है विद इन द इंडिविजुअल. और ये पर्सनालिटी जो है वो इंडिविजुअल के अंदर है, ऑफ दो साइको
physical systems. Now this we have to understand कि उन्होंने कहा है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उसी तरह इंडिविजुअल के अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पर्सनालिटी, और उस पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम्स हैं जो उस पर्सनालिटी को चलाते हैं, और उन सिस्टम्स को उसने साइकोफिजिकल सिस्टम कहा है। अब ये साइकोफिजिकल सिस्टम का मतलब क्या है? साइकोफिजिकल सिस्टम का मतलब है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और सिस्टम्स, साइकोलॉजिकल सिस्टम्स एंड फिजिकल सिस्टम। साइकोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर आता है हमारा एंजाइटी, एंगर, motivation, memory, learning, attention, all these are the part of your psychological system. And physical system के अंदर आता है आपका respiration, आपका circulation, आपका skeleton system, आपकी movement, all this comes under physical system. आपका digestion, all this comes under physical system. तो what Alport has said कि इन दोनों सिस्टम को मिला के जो चीज डेवलप होगी दैट इज नोन एज साइकोफिजिकल सिस्टम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है साइकोफिजिकल सिस्टम, साइकोलॉजिकल सिस्टम का और फिजिकल सिस्टम का, दे बोथ आर इंटरलिंक्ड, और जब ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो इट इज एक नया सिस्टम बनता है जिसका नाम है साइकोफिजिकल सिस्टम। और ये वो कंपार्टमेंट हैं, वो डिपार्टमेंट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के जो हेल्प करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए। कैसे कि जब भी दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट, पर्सनालिटी की एडजस्टमेंट उसके एनवायरनमेंट के साथ कौन करवाता है? साइकोफिजिकल सिस्टम। दैट मीन्स कि सपोज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है, वो किसी सिचुएशन में जब लैंड करता है, किसी सिचुएशन में जब वो आता है तो उस सिचुएशन में उसने कैसे बिहेव करना है, उसने कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो रिस्पॉन्स जो है दैट इज द एडजस्टमेंट, वो उसकी एडजस्टमेंट है। वो एडजस्टमेंट कौन डिटरमाइन कर रहा है? उसके साइको और फिजियोलॉजिकल सिस्टम। और वो एडजस्टमेंट जो है वो दूसरों की एडजस्टमेंट से अलग होती है। हर इंडिविजुअल की एडजस्टमेंट जो है एक दूसरे से अलग है, एंड दैट यूनिक एडजस्टमेंट is the personality of an individual. Now, once again, I am going to read this definition. Just listen it carefully. Personality is a dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment. Now, this is the definition of the personality. Now, as I told you earlier, that after discussing the concept of personality, we will move to the Now, these are the three different classifications which help us understand how a personality can be assessed. कैसे एक पर्सनालिटी को असेस करना है, समझना है, उसको जानने के लिए तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन दी हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली क्लासिफिकेशन है रेनर मार्टिन की, दूसरी साइको एनालिसिस गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, और तीसरी ट्रेट थ्योरी है जो एल्बर्ट गॉर्डन ने दी है। तो इन तीन थ्योरीज को हम लोग स्टडी करेंगे जो हमको बताएंगे कि पर्सनालिटी को असेस करने के लिए कैसे हम पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। तो आउट ऑफ दिस टू वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास। रेनर मार्टिन की जो क्लासिफिकेशन है और जो साइको एनालिसिस है हम लोगों ने दोनों क्लास में डिस्कस कर लिया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल अबाउट दिस टू थ्योरीज। उसके लिए थोड़ा हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे, रिवाइव करेंगे उन चीज़ों को जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, एंड वी विल मेन फोकस ऑन द ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी जो है वो आप लोगों का एक टॉपिक भी है, ट्रेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, तो इसके अंदर वो हमारी वो टॉपिक भी इसके अंदर हमारा कवर हो जाएगा। तो मीनिंग एंड कंसेप्ट के अंदर आप लोगों को दो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, एक रेनर मार्टिन की क्लासिफिकेशन और एक साइको एनालिसिस। तो रेनर मार्टिन की जो क्लासिफिकेशन है, इट सेज दैट एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी कंप्राइजेज ऑफ थ्री डिफरेंट लेयर्स। तीन अलग अलग लेयर्स की हमारी ये पर्सनालिटी होती है। जो सबसे आउटर लेयर है हमारी पर्सनालिटी की वो है हमारा रोल रिलेटेड बिहेवियर। इट इज रोल रिलेटेड बिहेवियर, इट इज द एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी जो हम देख रहे हैं, जो हम देखते हैं जब हम बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ, तो जो चीज़ ऑब्जर्वेबल है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इज द रोल रिलेटेड बिहेवियर ऑफ पर्सनालिटी। तो वो दैट इज नॉट एग्जैक्टली पर्सनालिटी, दैट इज जस्ट अ रोल रिलेटेड बिहेवियर। जिस रोल में एक इंडिविजुअल है वो रोल प्ले कर रहा है, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ सन, a daughter, a friend, whatever role is assigned to him or her,
they are performing that particular role. That is the external part of our personality, role related behavior, or it is the most dynamic part of our personality. Most dynamic part of personality का मतलब क्या है कि ये जो रोल रिलेटेड बिहेवियर है ये बहुत जल्दी बदल जाता है, कि अभी आप जो रोल प्ले कर रहे हैं एट द नेक्स्ट मोमेंट आपका रोल चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद जो इसके अंदर दूसरी लेयर है, द सेकेंड लेयर ऑफ द पर्सनैलिटी इज द टिपिकल रिस्पॉन्स। टिपिकल रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जो हमको हर सिचुएशन में हम लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द डिमांड ऑफ द सिचुएशन इज दैट यू हैव टू परफॉर्म अ रोल ऑफ अ स्टूडेंट, one situation, and in the second situation the demand of the situation is such you have to play a role of a son. So there are two different situations and you have to play, an individual play two different roles, and in both the roles what is the typical response, what is the peculiarity of a response, किस तरह का response वो दोनों situation में commonly perform करता है, that is the typical response of an individual। वो उसका typical response होता है कि वो हर situation में वैसे ही behave करेगा। अगर कोई obedient है तो हर situation में वो obediently behave करेगा, चाहे वो student का role play कर रहा है, चाहे वो सन का रोल प्ले कर रहा है। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक स्टूडेंट का टिपिकल रिस्पॉन्स क्या है, एंड टिपिकल रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अ पर्सनैलिटी, दैट इज द साइकोलॉजिकल कोर। साइकोलॉजिकल कोर इज द रियल इंडिविजुअल। यहाँ पर ये वो रियल इंडिविजुअल है। वी हैव टू understand, if you have to understand the personality of an individual, don't rely on role related behavior or typical response. You have to reach to the psychological core of an individual, then only you will be able to assess the real personality। तभी आप उसकी रियल पर्सनालिटी को समझ पाएंगे। इट इज द इनर मोस्ट इंटरनल मोस्ट लेयर ऑफ एन पर्सनालिटी, और सबसे ज़्यादा कांस्टेंट है। ये बिल्कुल भी डायनामिक नहीं है, ये बहुत कांस्टेंट है, स्टेबल है। इसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है वंस इट हैज़ बिकम फॉर्म। जब ये पक्की हो जाती है तो उसके बाद इसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल कोर में है क्या? साइकोलॉजिकल कोर कंसिस्ट ऑफ एन ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल, कि वो चीज़ों को क्या वैल्यू देता है, किन चीज़ों को वैल्यू देता है, कोई कौन सी चीज़ उसके लिए वैल्यूएबल नहीं है, उसका इंडिविजुअल का किन सिचुएशंस, किन चीज़ों को लेके किस तरह का बिलीफ है, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल कोर के अंदर होती हैं। और यही गाइडिंग प्रिंसिपल होती हैं टिपिकल रिस्पॉन्स का और रोल रिलेटेड बिहेवियर का। अगर अभी मैं बात कर रहा था कि टिपिकल रिस्पॉन्स इज obedient, a student is obedient in all the situation, as a father, as a son be, as a student be, as a brother be, in every situation, as a friend be, in every situation he is very obedient। Now this obedience is basically it has come from the psychological core, being an obedience has an individual has placed this particular trait a high value, है ना, कि उसने उसको एक हाई वैल्यू रखी हुई है स्ट्रेट की, इसीलिए वो उसको परफॉर्म करने की। तो वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिलीव्स इट कंप्राइजेज साइकोलॉजिकल कोर, और ये हमारी जो साइकोलॉजिकल कोर है इट इज बेसिकली डेवलप्ड बाय आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बीइंग अ फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, स्कूल्स, ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हमारे साइकोलॉजिकल कोर को डेवलप करते हैं। तो इट इज़ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन गिवन बाय रेनर मार्टिन। वी विल नॉट डिस्कस मोर डिटेल। रेस्ट इसके नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, आई हैव सेंड इट इन गूगल क्लासरूम, तो यू कैन read the content from there and listen my explanation, and you will be able to understand the concept in detail। तो next is साइको एनालिसिस। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। साइको एनालिसिस हमने पढ़ा था कि सिगमंड फ्रॉइड ने ये थ्योरी दी है। एक्चुअली ये थ्योरी जो है ये बोलती है कि पर्सनालिटी इज गवर्न बाय 3 डिफरेंट फोर्सेस। 3 अलग अलग फोर्सेस से हमारी पर्सनालिटी गवर्न होती है। एक है इद, दूसरी है ईगो, और तीसरी है सुपर ईगो। और ये हमने बात किया था कि इद जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल को फॉलो करती है, ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है, और सुपर ईगो जो है वो मॉरलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है, वो उनको चलाती है। इसके अलावा एक चीज़ और हमने डिस्कस की थी कि सिगमंड फ्रॉइड हैज गिवन 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, आप कितना अवेयर हो अपनी सराउंडिंग के बारे में, दैट इज योर कॉन्शियसनेस। तो ही सेज दैट वन इज कॉन्शियस लेवल, उससे पहले प्री कॉन्शियस लेवल, और सबसे अंदर होता है अनकॉन्शियस लेवल।
साइकोएनालिसिस थ्योरी ये बोलती है कि अनकॉन्शियस माइंड जो है दैट इज द गाइडिंग फोर्स बिहाइंड अ बिहेवियर। कोई भी बिहेवियर अगर आप शो कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। उसने बताया है कि हम जो बाहर से देखते हैं, सी यू कैन सी हियर कि इट इज जस्ट लाइक अ आइसबर्ग, और पर्सनैलिटी इज जस्ट लाइक अ आइसबर्ग। इसका बहुत सारा पार्ट जो है वो पानी के अंदर छुपा हुआ है जो हम नहीं देख सकते, और बहुत थोड़ा सा पार्ट जो है वो कॉन्शियस लेवल पे है जो बाहर है, जो हम देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो पार्ट हम पर्सनैलिटी का देख सकते हैं, ये दो चीज़ों को मिलके बनता है। कुछ इसके अंदर ईगो है और थोड़ी इसके अंदर सुपर ईगो है। ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों फोर्सेस को हम देख सकते हैं, जो हमारे मॉरल वैल्यूज हैं और जो हमारे रियलिटी प्रिंसिपल्स का जो इंटरेक्शन है, उन दोनों को हम लोग अपने कॉन्शियस लेवल पे देख सकते हैं। दैट इज द पर्सनैलिटी विच वी कैन ऑब्जर्व, है ना। इसके बाद देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी कैन ड्रॉ आउट। अगर हम किसी से पूछते हैं कि आपने आज क्या किया, तो आज क्या किया, तो दे विल बी वट एवर दे आर सेइंग, वो हम उसका कॉन्शियस लेवल पे हम उससे असेस कर सकते हैं कि दे आर एक्सप्लेनिंग द करंट सिचुएशन। लेकिन से फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऐसी बात उससे पूछें जो उसके कॉन्शियस लेवल पे नहीं है, उसको भी याद नहीं है, बट अगर वो इंडिविजुअल थोड़ा सा स्ट्रेस दे अपने माइंड पे, और उसको वो कॉन्शियस लेवल पे लेके आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वो उसके कहीं प्री कॉन्शियस माइंड में छुप गई हैं, और वहाँ से उस चीज़ को निकाल के बाहर लेके आ सकते हैं कॉन्शियस माइंड में। एंड देन वी कैन असेस अबाउट दैट इंडिविजुअल कि हाँ, ये इंडिविजुअल ये सोच रहा था, ये सोच रही थी। बट द मेजर पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी लाइज इनसाइड द अनकॉन्शियस माइंड में, और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वी हैव टू रीच टू द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल इफ यू वांट टू स्टडी एन इंडिविजुअल। अगर हम देखें कि हमारे कॉन्शियस माइंड में, प्री कॉन्शियस माइंड में और अनकॉन्शियस माइंड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो ये दूसरी पिक्चर में हम लोगों को समझ में आएगा कि कॉन्शियस लेवल में थॉट्स और परसेप्शंस, हम चीज़ों को लेकर कैसे परसीव करते हैं, हमारी धारणा क्या है लोगों को लेके, चीज़ों को लेके, वो सारी की सारी हमारे कॉन्शियस लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद प्री कॉन्शियस लेवल पे क्या चीज़ें हैं, हमारी मेमोरी और स्टोर नॉलेज। जो नॉलेज आपने गेन कर लिया, जो भी आपने पढ़ लिया, जो आपने समझ लिया, ये सारी चीज़ें कहाँ पर सेव हो रही हैं, आपके प्री कॉन्शियस लेवल पे। और जो आपका अनकॉन्शियस लेवल है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपके फियर्स, वायलेंट मोटिव्स, इरेशनल विशेस, shameful experiences, selfish needs, immoral urges, or unacceptable sexual desires. All these are the they fall under our unconscious mind। और वहीं से हमारी जो जितने भी हमारे मूव्स और हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, उनको चलाने वाला कौन है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। तो इसके बारे में और डिटेल में हम लोगों ने पहले क्लास में डिस्कस किया था। तो इट इज़ जस्ट टू रिकलेक्ट और रिवाइव दोज कंसेप्ट, ताकि आप लोगों को ये समझने में ईजी हो जाए। तो